नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने केंद्र सरकार के सभी अधिकारियों को इस महीने के अंत तक अपनी चल और अचल संपत्तियों के विवरण जमा करने के लिए कहा है। आधिकारिक आदेश के मुताबिक ऐसा न करने पर अधिकारी अनुशासनात्मक कार्रवाई के भागी बनेंगे। सीबीसी ने अधिकारियों द्वारा इन विवरणों के दाखिल करने में होने वाली देरी पर गहरी चिंता जताई और 100% कंप्लायंस के लिए 30 नवंबर की समय सीमा तय की। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार फिर से हरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 302 अंक ऊपर रिकॉर्ड 44,825 के स्तर पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी की शुरुआत 87 अंकों की तेजी के साथ 13,143 पर हुई। इससे पहले मंगलवार को सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ था और निफ्टी पहली बार 13,000 के ऊपर पहुंचा था। डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रही भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड-19 महामारी ने और तेज कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया है। बदलते हालात में अधिकतर बैंक डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने वाले तंत्र विकसित कर रहे हैं। अनुमान है कि 2023 तक डिजिटल भुगतान में करीब 20 लाख करोड़ का और इजाफा हो जाएगा। एसेंचर ने मंगलवार को जारी रिपोर्ट में बताया कि अगले 3 साल में डिजिटल लेन देन में करीब 66 अरब ट्रांजैक्शन का इजाफा होगा और 270 अरब डॉलर का नगद लेन देन कार्ड व डिजिटल रूप में बदल जाएगा। कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीदों से सोमवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेलों के दाम 2% से ज्यादा बढ़े और मंगलवार को भी तेजी रही। मार्च के बाद पहली बार क्रूड के भाव $47 प्रति बैरल के पास पहुंचे हैं। तेल ब्रोकरेज फार्मा का कहना है कि कोविड-19 पर काबू पाने की उम्मीदों से 2021 में ईंधन की खपत बढ़ने का अनुमान है। लगातार परीक्षण से जल्द वैक्सीन की उम्मीद भी बढ़ी है और तेल की खपत में तेजी आ रही है। मांग में इजाफे से ब्रेंट क्रूड के भाव बढ़कर $46 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। भारतीय मजदूर संघ समेत 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 26 नवंबर को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी बंद की घोषणा की है। सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के विरोध में प्रस्तावित इस हड़ताल को मंगलवार को अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की। करीब 4 लाख बैंक कर्मचारियों की प्रतिनिधि AIBA ने कहा, हालिया सत्र के दौरान लोकसभा में कारोबारी सुगमता के नाम पर 27 मौजूदा श्रम कानूनों की जगह लेने वाला नया श्रम कानून पारित किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा है कि उसे गूगल से 33,737 करोड़ रुपए मिल गए हैं। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स की हिस्सेदारी खरीदने के लिए यह भुगतान किया है। रिलायंस ने रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए यह जानकारी दी है। रिलायंस ने कहा है कि इस सौदे को सभी जरूरी मंजूरी मिल गई है। भुगतान मिलने के बाद गूगल की सब्सिडियरी गूगल इंटरनेशनल को जियो प्लेटफॉर्म्स की 7.73% इक्विटी शेयर ट्रांसफर किए जा चुके हैं। महामारी के दौरान देश में प्रतिदिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाले शख्स गौतम अडानी हैं। उन्होंने प्रतिदिन कमाई के लिहाज से कई दिग्गजों को पछाड़ दिया है। इसमें रिलायंस ग्रुप के ओनर मुकेश अंबानी और माइक्रोसॉफ्ट के ओनर बिल गेट्स समेत अन्य शीर्ष कारोबारी शामिल है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 2020 में गौतम अडानी ने अब तक प्रतिदिन 456 करोड़ रुपए कमाए हैं। इस लिस्ट में एलन मस्क टॉप पर है। मस्क ने प्रतिदिन 2000 करोड़ रुपए कमाए हैं। लगातार बढ़ रही सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1,049 रुपए की गिरावट आई है। कीमत अब 49,000 से नीचे पहुंच गई है। इसी तरह चांदी की कीमत में प्रति किलो 1,588 रुपए की कमी आई है। यह 59,301 रुपए पर पहुंच गई है। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दरअसल वैश्विक बाजारों में आई कमी की वजह से हुई है। साथ ही डॉलर की तुलना में रुपए में मजबूती भी एक कारण रहा है। भारत में अब शादी ब्याह का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में सोने की कीमतों में गिरावट से रिटेल खासकर ज्वेलरी की खरीदारी तेज हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।